दर्द का रिश्ता होता है। दफ्तर बचा के ये समझो कि तुमने खुद को बचा लिया। आप अच्छी तरह से समझते हैं भाई साहब कि दफ्तर को बचाकर खुद को किसने बचाया, लेकिन इससे बात खत्म नहीं होगी। बात खत्म भी नहीं होनी चाहिए केदार। आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि पैसे किसने भरे हैं। दादाजी की आंखें हम लोग के इंतजार में पथरा गई थी बुआ। अब तो बस उनकी अस्थियां बची है बुआ। लेकिन इस कमाल के पीछे का सच आपको पता लगाना ही होगा। कैसे पता लगाऊं नैना, कैसे? मैं कोई जादू की छड़ी हूं कि घुमाई और पता लग गया? केदारनाथ ने मुझे भेजा था नीलामी देखने के लिए और मैंने ही केदारनाथ को यह खबर दी कि नीलामी रुक गई, पैसे भर दिए गए अपने हिसाब से। अब इस बात को लेकर आप क्यों पछता रहे हैं? ये बात तो छुपने वाली थी नहीं। पता तो इस बात का लगाना चाहिए कि पैसे आखिर भरे किसने। ये भरे किसने? इन दोनों भाइयों के चक्कर में मेरे दिमाग की चक्कर गिन्नी बनी हुई। पूरे दिमाग को घुमा कर रख दिया इन दोनों ने अपने हिसाब से। जब तक इस बात का पता नहीं चलता, सच का पता नहीं चलता, तब तक कोई भी खेल खेलने में मजा ही नहीं आएगा। अब सच जानना तो चाहता हूं नैना, लेकिन पता करूं तो कैसे? कैसे पता करूं मैं इस सच को? देखिए, रास्ता तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सच क्या है ये सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए, वरना इसी तरह से अंधेरे में तीर चलाते रहिए। तुम ठीक कह रही हो। अब तक मैं वही तो कर रहा हूं कि तीर चला रहा हूं अंधेरे में। कौन सा तीर कहां जा रहा है कुछ पता नहीं अपने हिसाब से। लीजिए दादी माँ, खाना खा लीजिए। अरे बेटा, ये खाना तुम लेकर आए हो? नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। दादी माँ, खाना तो आपको खाना ही होगा, आपको दवाइयाँ खानी है। और नहीं बेटा नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। रह रह के बहू के रोने का ही ध्यान आ रहा है मुझे। उसने और मुकुंद ने कहाँ खाना खाया होगा? अगर उन्होंने नहीं खाया होगा तो मैं कैसे खा लूं? मैं नहीं खाऊंगी। ये ले दादी माँ, उन लोगों की बात और है, पर आप खाना क्यों नहीं खा रही? प्लीज खा लीजिए। नहीं बेटा, एक निवाला मेरे हलक से नहीं उतरेगा। ये ले जा। और वो अब तक क्या पीलीभीत पहुंच गए होंगे? फोन आया उनका? नहीं दादी माँ, फोन तो नहीं आया था, पर वो लोग शाम होने से पहले ही पीलीभीत पहुंच गए होंगे। लेकिन उस माहौल में फोन करने का मौका नहीं मिला होगा। फोन आए तो मुझे बता देना, मैं भी बहू से बात करना चाहूंगी। जी दादी माँ, लेकिन आप थोड़ा सा तो खा लीजिए। नहीं नहीं, ये खाना तो तू ले जा बेटा, और तू जरूर खा लीजो। अच्छा ले, शाबाश। सुरभि, मैं सोच रही थी कि तू अकेले यहाँ पीलीभीत में क्या करेगी? हाँ, बाबूजी का क्रियाक्रम होते ही तू भी हमारे साथ हरिद्वार चल। नहीं बुआ, मैं हरिद्वार में क्या करूंगी? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है सुरभि। वहां रहोगी तो हमारे पास रहोगी, हमारे साथ रहोगी। नहीं फूफा जी,
मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। दादाजी ने मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा दिया है। अब बस मैं वहीं रहूंगी और अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। ओह हाँ, पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है। तो तुम दिल्ली में रहोगी? हाँ वो लेकिन बेटा दिल्ली में कहाँ? फूफा जी, मैंने हॉस्टल के लिए फॉर्म भर दिए हैं। वहां जगह मिल गई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है बेटा। फूफा जी, चंदन भैया कैसे हैं? अच्छा है बेटा, दिल्ली अक्सर आता जाता रहता है। वहां कई कंपनीज में इंटरव्यूज भी दे चुका है। अब तो किसी अच्छी कंपनी में काम मिल जाए तो अच्छा हो। हाँ बेटा, और चंदन कह रहा था कि उसे दिल्ली में ही किसी कंपनी में काम मिल जाएगा। मैं भी चंदन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में वो कहीं भी नौकरी कर ले। चंदन अपनी पसंद का काम करना चाहता है। अब इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है, मुझे कोई हर्ज नहीं। सही बात है फूफा जी, थोड़ा सा इंतजार करने में क्या हर्ज है। सुरभि, तुम पढ़ना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी तुम जो कुछ करना चाहो, जो भी फैसला लेना चाहो, हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जब भी जहां भी किसी चीज की जरूरत हो, हमें बस बता देना, संकोच मत करना। सुरभि, अब तुम्हारा हमारे अलावा है ही कौन? तुम अपने मन की सारी बातें मुझसे कर सकती हो। सुरभि, तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बस मुझे खबर कर देना। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। जी फूफा जी। सुरभि, तुम जब भी दिल्ली के लिए निकलो तो मुझे जरूर बता देना। मैं चंदन को भेज दूंगी। वैसे चंदन हमेशा दिल्ली जाता आता रहता है और उसे वहां की सारी जानकारी भी है। ठीक है बुआ, दादाजी के क्रियाक्रम के बाद आप लोग हरिद्वार चले जाइएगा और मैं दिल्ली चली जाऊंगी। बस एक ही बात की चिंता है कि वहां रहने का बंदोबस्त हो जाए। हॉस्टल में जगह मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा होगा। हाँ सुरभि, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर में रहने की जगह मिल जाए तो क्या बात है। क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? कालरा के कर्ज के रकम के साथ साथ हमारे अकाउंट्स में भरपूर पैसा आ चुका। कितना? ठीक है गुप्ता जी, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? सुना तुमने श्रावणी? ऑफिस का कर्ज भरे जाने के बाद अकाउंट्स में इतने सारे पैसे आ गए कि हम बाहर के सारे कर्ज अदा कर सकेंगे। अब हम अपना दफ्तर फिर से शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं श्रावणी, ये खुशी की बात नहीं है। ये तो मेरे गुस्से को शांत करने के लिए खेला गया एक खेल है। ये एक ऐसा खेल है जिससे मैं शांत होकर बैठ जाऊं और खुश हो जाऊं। ये दफ्तर फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं श्रावणी, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। श्रावणी, उस 40 एकड़ जमीन में से 20 एकड़ जमीन मेरी है। बहुत बड़ी कीमत है उस जमीन की। केदार से मैं अपना हक लेकर आऊंगा। भाई साहब ने अगर ये समझ लिया है कि दफ्तर की समस्या सुलझ जाएगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, हरगिज नहीं। मुझे मेरा हक चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अपने हिस्से की 20 एकड़ जमीन की कीमत तो मैं उनसे लेकर ही रहूंगा। हाँ, क्यों छोड़ेंगे हम अपने हक को? लेकिन सोचना ये है कि हमें हमारा हक मिलेगा कैसे, क्योंकि भाई साहब की नियत ठीक नहीं। केदार की नियत बिल्कुल ठीक नहीं।
मैं उसे बताऊंगा कि क्या चीज हूं मैं। वो मेरा हक हड़प कर लेगा, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। कम से कम हमारा दफ्तर तो बच गया है, हमारी इज्जत तो बच गई ना। आप गुस्से से काम मत लीजिए। तो तुम्हें क्या लगता है श्रावणी कि मैं उससे प्यार से बात करूंगा तो वो हक मुझे लाकर दे देगा? कभी नहीं। उसकी नीयत में बेईमानी समाई हुई है, वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वो मानेंगे कैसे नहीं? भाई साहब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर ये ऑफिस नीलाम हुआ तो मैं उन्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बस इसी डर से उन्होंने ऑफिस बचाने की पहल की। लेकिन अब मैं ये समझ चुका हूं कि मुझे मेरा हक अपने बड़े भाई साहब से कैसे वसूल करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत पूजा कर चुके हैं हम उनकी, लेकिन अब यही एक रास्ता रह गया है, हमें उनसे हमारा हक लेने का। देखिए, रिश्ते तो अनमोल होते हैं। रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते वो अगर एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ पाते। आप इस बात का ख्याल रखिएगा। किसी रिश्ते का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। खुद को मारकर कोई किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। और अगर वो हमें मारकर जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर हमें खुद को बचाने का पूरा हक है। बस अब इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। इस बात का फैसला भी बहुत जल्द होगा सरस्वती, और वो 20 एकड़ जमीन भी हमें मिल जाएगी। काश कि केदार को रिश्तों की अहमियत होती तो वो पैसे की लालच में मेरे साथ धोखे का खेल नहीं खेलता। मैं तो हर बार उसकी बात मानू। अगर उसे इस बात का एहसास नहीं है कि मैं उसका बड़ा भाई हूं तो मैं भी भूल जाऊंगा कि केदार मेरा छोटा भाई है। जी हाँ, दरअसल वो कानूनी मसला था जिसके कारण ऑफिस की नीलामी की बात फैल गई। वरना जो लोग हमें जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कुछ भी हो जाए ऑफिस को नीलाम नहीं होने देते। जी जी धन्यवाद। केदार, काश कि यही बात तुम मेरे सामने भी स्वीकार कर लेते। भाई साहब, स्वीकार तो आपको करना होगा। बस वो आखिरी घड़ी जिसमें ऑफिस की नीलामी रुकवा दी गई, कभी ना कभी ठीक ऐसी ही कोई आखिरी घड़ी जरूर आएगी जब सच्चाई सबके सामने होगी। नहीं केदार, मैं उस आखिरी घड़ी का इंतजार नहीं करूंगा। इंतजार तो मैं भी नहीं करना चाहता भाई साहब। अरे 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 भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तो एक दूसरे का सामना ही नहीं करते। अरे जब भी आमना सामना होता है झगड़ा करने लगते हैं। अगर आदमी किसी की आंखों में सुरमे की जगह किरकिरी बनकर खटकने लगे तो आदमी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी आंखें फेर लेना चाहिए। अरे कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा अपने हिसाब से। बाकी जब तक बंटवारे का फैसला नहीं हो जाता ये झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं कि बंटवारा हो जाए। लो, तुम भी बंटवारा चाहते हो और भाई साहब भी बंटवारा चाहते हैं, तो कर लो बंटवारा। अरे बस अब ये कोठी तो ही बची है, कर लो इसके हिस्से। बस बीच में एक छोटी सी दीवार ही तो खड़ी करनी है, और उसके बाद एक दरवाजा तुम्हारा और कोठी का दूसरा दरवाजा बड़े भाई साहब का, अपने हिसाब से। बाकी ये कोठी भी तो गिरवी पड़ी है और इसे तब तक छुड़ाया नहीं जा सकता जब तक पीली भीत वाली जमीन का सारा सच हमारे सामने नहीं आ जाता।
और उससे कम में मैं हर किस समझौता नहीं करूंगा, हर किस नहीं। दादी माँ तो हर वक्त आप ही लोगों की चर्चा करती रहती थी, पूछती रहती थी कि बहू कैसी होगी, कितनी दुखी होगी, कितनी परेशान होगी। दर्द का रिश्ता होता है। सुना तुमने बड़े भाई साहब ने क्या कहा? अब इनकी बातों का मतलब तुम समझे हो या नहीं समझे हो, लेकिन बाके लाल शर्मा समझ गया अपने हिसाब से। भाई साहब ने क्या कहा सुना तुमने? कह रहे थे कि उससे कम में समझौता नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस जमीन से रत्ती बराबर भी कमी में समझौता नहीं करेंगे। तो केदारनाथ, जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना होगा तुम्हें अपने हिसाब से। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। समझे मैंने क्या कहा? नहीं अजय, मुझे आने में देर हो जाएगी। अरे नहीं यार, दरअसल पापा का फोन आया था, माँ और पापा आने वाले हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, मैं तुझे फोन कर दूंगा। चलो ओके, बाय। जी जरूर, खुश हो। कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। दुकान कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। माँ जी कैसी हैं? हमारी गैर हाजिरी में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं पापा, उन्हें भला किस चीज की परेशानी होगी? मैं उनकी पूरी देखभाल करता था। दादी माँ तो हर वक्त आप ही लोगों की चर्चा करती रहती थी, पूछती रहती थी कि बहू कैसी होगी, कितनी दुखी होगी, कितनी परेशान होगी। जानता हूं बेटा, उन्हें भी इस बात का बहुत दुख है। खैर, दिल्ली की कोई खबर मिली है नहीं? पापा, खबर तो यह है कि उनके दफ्तर की नीलामी रुक गई और इस खबर से उस परिवार में वापस से खुशियां आ गई। चलो अच्छा है बेटा, इस खबर से माँ जी को भी तसल्ली मिली होगी। मैं जरा माँ जी से मिलकर आता हूँ। अपने आप को संभालो माँ। अंदर चल। हाय पूर्णिमा। थैंक्स चंदन, थैंक यू सो मच। थैंक्स किस बात के लिए बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उस बात के लिए थैंक्स बोल रही हूँ कि जब उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, तब तुमने ये कहकर मेरे अंदर उम्मीद की एक रोशनी जगाई थी कि मेरी विश पूरी होगी। और चंदन, मेरी विश पूरी हो गई। क्या? सच? हाँ चंदन, मेरी पहली विश ये थी कि हमारे दफ्तर की नीलामी नहीं हो, और हमारे दफ्तर की नीलामी नहीं हुई चंदन। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ पता नहीं चंदन, ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया,
सोचकर एक चमत्कार सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक चमत्कार हो गया। पता नहीं किसने सारे कर्ज भर दिए। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे चमत्कार थोड़ी होते हैं। मैं भी यही सोचती थी चंदन कि ऐसे चमत्कार नहीं होते, लेकिन तुमने कहा था और देखो ये हो गया कि कोई एक सांता क्लॉज आया और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके चला गया। पूर्णिमा, किसी को इतना ऊंचा ओहदा मत दो। खैर, तुम खुश तो हो ना? हाँ चंदन, मैं खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। बस ये समझ में नहीं आता कि मेरी विश पूरी हुई है या तुम्हारी। क्यों? तुम्हारी विश तो पूरी हो गई है ना? हाँ, लेकिन मेरे लिए विश भी तो तुमने ही मांगी थी ना। और मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरी एक विश तो पूरी कर दी है, अब लगता है दूसरी विश भी जल्दी पूरी हो जाएगी। खैर, तुम ये बताओ कि तुम दिल्ली कब आ रहे हो? अभी पता नहीं है पूर्णिमा, लेकिन मैं जब भी आऊंगा तुम्हें फोन जरूर करूंगा। ओके, बाय। बाय। क्या बात है दीदी, विश पूरी होने की खुशी में चंदन को फोन किया जा रहा है। हाँ, तो क्या मैं उसे फोन भी नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं करेंगे आप उसे फोन? करिए ना, और करिए। वैसे भी अब तो विश पूरी होने के बाद आपका दिल चंदन के लिए और जोर से धड़कने लगा होगा ना? नहीं सदेगी। माँ, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि बड़े पापा पापा के सामने ऐसा झूठ बोलेंगे। तुझे यकीन करने की क्या जरूरत है? दर्द का रिश्ता होता है। माँ, ये पापा ये सब क्या नाराज हो रहे थे? क्या सच में वो 40 एकड़ जमीन बड़े पापा ने अपने नाम करा ली है? हाँ, और यही तो तुझे 1000 बार समझाने की कोशिश भी की थी मैंने, लेकिन तेरे समझ में कोई बात आती ही नहीं। हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी तेरे बड़े पापा ने। वो तो गनीमत है कि तेरे पापा के गुस्से की वजह से हमारा दफ्तर बच गया। माँ, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि बड़े पापा पापा के सामने ऐसा झूठ बोलेंगे। तुझे यकीन करने की क्या जरूरत है? पता नहीं पूर्णिमा ने क्या भर रखा है तेरे दिमाग में कि हमेशा वही लोग अच्छे लगते तुझे। तू बिल्कुल अपने बाप पर ही गई। जब तक उनको ठोकर नहीं लगी थी तो समझ में नहीं आ रहा था। अब ठोकर लगी तो समझ में आया कि मैं जो सोचा करती थी, बोला करती थी, वो कितना सच था। हाँ सरस्वती, तुम्हारा सोचना और बोलना वाकई बिल्कुल सच है। अमरनाथ भाई साहब तो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि उस 40 एकड़ जमीन को हड़पने का फरेब उन्होंने किया। बहू, जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। नहीं, बहुत काम पड़ा है। उस 40 एकड़ जमीन में तुम्हारा हिस्सा कब और कैसे मिलेगा? ये दफ्तर उस जायदाद के सामने चाय में शक्कर के बराबर है अपने हिसाब से।